हेलो व्यूअर्स, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट परीक्षा 2026 के लिए बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो पुरानी परीक्षाओं में आए हुए हैं, यहाँ तथ्य दिए हैं। 1 नंबर, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। समावेशी कक्षा, इंक्लूसिव क्लास में डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं, तो इस तरह के बच्चों को हमें सभी बच्चों पर ध्यान देना है और हर बच्चे के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करना है, उनको बदलते हुए रहना है। 2, अधिगम के सार्वभौमिक अविकल्प में शिक्षार्थी जो जानते हैं उसे प्रदर्शित करने के लिए सभी को विकल्प प्रदान करना, सभी के हित में कार्य करना तथा चुनौतियों को पेश करना, सभी को सूचना एवं ज्ञान प्रदान प्राप्त करने के विभिन्न तरीके देना अधिगम का सार्वभौमिक अविकल्प है। 3 नंबर, नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं। अगर हमें कोई नई अवधारणा पढ़ानी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, फिर गैर उदाहरण देंगे, उसके बाद अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देंगे। यानी विभिन्न जो अवधारणाएं हैं उनके बीच में आपस में क्या संबंध है, इस बात का को बारे में बताएंगे। 4 नंबर, भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लैब बायोगस्की ने कहा कि भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञानात्मक विकास के कई तरीकों से सुगम बनाती है। यानी भाषा का विकास ही संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है। पॉइंट नंबर 5, हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वालीनता ऑस्टिम वाले अधिकांश विद्यार्थी दिनचर्या या चरणों को सही सख्ती से पालन करते हैं। 6 पॉइंट, जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, जीन प्याजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। यानी बच्चा कितना सीख सकता है वह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका संज्ञानात्मक स्तर इस समय किस स्तर पर है, वर्तमान स्तर उसका क्या है। पॉइंट नंबर 7, उन बच्चों को जिन्हें दृष्टि बाधा है, यानी जो देख नहीं सकते या देखने में असमर्थ हैं, उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को ब्रेल लिपि का उपयोग करना आना चाहिए, जो एक स्पर्श प्रणाली है और इसमें 6 बिंदुएं होते हैं, केवल 6 बिंदुओं पर कार्य किया जाता है। 8, फिजाने विश्लेषण किया कि उसे विषय जेड सीखने की तुलना में विषय एक्स सीखने में अधिक समस्याएं हैं। यानी फिजा अपने मन में सोच रही है कि वो जो विषय जेड सीखती है उससे उसे विषय एक्स सीखने में अधिक समस्याएं हैं, क्योंकि वह विषय जेड में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यहाँ अधिसंज्ञान मेटाकोग्निशन फिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है। तो हमें समझना है कि अधिसंज्ञान है क्या। संज्ञान, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञान। मस्तिष्क में होने वाली मानसिक प्रक्रियाओं का समूह है जिसमें सोचना, ध्यान देना, भाषा का उपयोग करना, याद रखना और समझना, यह ज्ञान प्राप्त करने, समझने और उसका उपयोग करने की प्रक्रिया है संज्ञान। प्रमुख इसके पहलू हैं सोच और तर्क करना, ध्यान देना, स्मृति, भाषा, धारणा, परसेप्शन और सीखना। अब आएंगे हम अधिसंज्ञान, अपने स्वयं के सोचने के तरीके के बारे में सोचना, जो हम सोच रहे हैं उसको किस तरीके से सोच रहे हैं ये भी सोचना कहलाता है अधिसंज्ञान। तो यहाँ पर जो हमने देखा था, फिजा अपने सोचने के तरीके का विश्लेषण कर रही है कि वो ऐसा क्यों सोचती है कि ये विषय ज़्यादा उसे आसानी से सीखने में अच्छा लगता है जबकि दूसरा विषय नहीं लगता। तो अपने स्वयं के सोचने के तरीके के बारे में सोचना ही अधिसंज्ञान है, मेटाकॉग्निशन है, ये अपने विचारों पर विचार करना है। 11 नंबर पॉइंट, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि बुद्धि समय के साथ बदलती रहती है। तो बुद्धि समय के साथ बदलती रहती है, हार्वर्ड गार्डनर का कहना है। 12 नंबर, प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती कहेंगे कि बच्चे एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में कि वक्ता हैं या जो उसकी हिमायत करते हैं, ये कहेंगे कि पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है।
यानी जो पुरानी पृष्ठभूमि है बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। 13 नंबर, लक्ष्य अभिविन्यास, गोल ओरिएंटेशन क्या है? इसके अनुसार जब कोई विद्यार्थी अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से ज़्यादा कड़ी मेहनत करता है, तो उसको कहते हैं लक्ष्य अभिविन्यास या गोल ओरिएंटेशन। यानी गोल को ओरिएंट करके मेहनत करता है तो उसे कहते हैं लक्ष्य अभिविन्यास। 14, नैदानिक आकलन का उद्देश्य, उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता हो सकती। 15, नैदानिक आकलन, वह प्रक्रिया जिसका उपयोग किसी व्यक्ति या छात्र की स्थिति, ज्ञान या कौशल का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, नैदानिक आकलन कहलाती है। इसमें समस्या की पहचान की जाती है पहले, फिर समस्या के कारण जाने जाते हैं, उसके बाद उपचारों की योजना बनाई जाती है। शिक्षक स्टूडेंट की शक्तियों और कमजोरियों को समझने के लिए नैदानिक आकलन का प्रयोग करते हैं। नैदानिक मूल्यांकन क्या है? नैदानिक मूल्यांकन वह प्रक्रिया जिसमें छात्र की स्थिति, शक्ति और कमजोरी जानने के लिए साक्षात्कार, परीक्षण, अवलोकन से जानकारी एकत्रित की जाती है। 16, लैब बायोगैस की संज्ञानात्मक विकास को एक सहयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। यानी लैब बायोगैस की ने संज्ञानात्मक विकास को कैसा समझा है? कोलैबोरेटिव प्रोसेस। बायोगैस ने संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, जो बताता है कि सामाजिक संपर्क, संस्कृति और भाषा बच्चों के सोचने समझने के तरीकों, बच्चों के सोचने समझने के तरीकों, संज्ञानात्मक विकास, जिसको ही हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, कि बच्चों में सोचने और समझने के कैसे कैसे तरीके विकसित हो रहे हैं, को गहराई से प्रभावित। बच्चे अधिक जानकार लोगों, माता पिता, शिक्षक और साथी के साथ बातचीत करके सीखते हैं, जिसमें समीपस्थ का क्षेत्र, जेडपीडी और स्कोफोल्डिंग मचान जैसी अवधारणाएं हैं। हमारी की कंसेप्ट हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, 2 समीपस्थ विकास का क्षेत्र, स्कैफोल्डिंग, भाषा और विचार। बायोगस्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक उपकरण है। अगर संज्ञानात्मक विकास करना है तो वो भाषा पर भी निर्भर करता है। बायोगस्की के लिए सामाजिक अंतःक्रिया सर्वोपरि है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया से ही बच्चे सीखते हैं और उनका संज्ञानात्मक विकास होता है। 17, लैब बायोगस्की के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे नोट्स से हैं। आशा करता हूँ आपको ये उपयोगी साबित होंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।